जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 जो है हमारे पास है द डायग्राम शोज अ मेटल ब्लॉक। ठीक है, एक मेटल ब्लॉक दे दिया है जिसकी साइड ए बी और सी नजर आ रही है और इसमें करंट यहाँ से एंटर हो रहा है और करंट यहाँ से बाहर आ रहा है। द ब्लॉक हैज साइड्स ऑफ लेंथ ए बी सी एज शोन इन फिगर एंड इट्स वॉल्यूम इज वी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो वॉल्यूम है वो है V। नाउ और आगे चलते हैं। ईच चार्ज कैरियर हैज चार्ज माइनस Q, ठीक है, एंड द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन द मेटल इज N, ठीक है। तो इट टेक्स ईच चार्ज कैरियर एन एवरेज टाइम ऑफ T टू पास थ्रू द ब्लॉक। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट I? नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास तो करंट की एक ही इक्वेशन है जो हमारे सिलेबस में ऐड हुई है और वो क्या है, I इज इक्वल टू एन ए वी और E। अच्छा, अब करंट की वैल्यू I दी हुई है, ठीक है। अच्छा, N इज द चार्ज डेंसिटी, ये रहा, ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। अब बात आ जाती है एरिया की। तो ये एरिया A किसके बराबर है? तो मेरे बेटा एरिया अगर मुझे निकालना है तो करंट आपके पास जो है वो यहां से एंटर हो रहा है ब्लॉक के, ठीक है। तो अब मेरे पास जो करंट एंटर हो रहा है तो एक तो तुम्हारे पास ये साइड होगी, ठीक है, इसको हम हाईलाइट करते हैं, ये रहा आपके पास करंट, ठीक है। दिस इज C टाइम्स A। A आपके पास क्या है, ये हाइट है A, ठीक है। तो C टाइम्स A तुम्हारे पास एरिया हो जाएगा। तो ये लिख लेते हैं, एरिया किसके बराबर है, एरिया बराबर है C टाइम्स A के, ठीक है। तो ये एरिया की इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो मेरे पास दी हुई है, नहीं वेलोसिटी नहीं दी हुई बल्कि वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस आपके पास ट्रेवल किया है इनसाइड द ब्लॉक वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास ये b। इससे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल किया है इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है ना भाई, और ये है B। तो अब यहाँ पे D की जगह मैं B पुट कर देता हूँ, B, और टाइम तो हमारे पास T दिया हुआ है, तो ये आ गई वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा जी, और E जो है आपके पास क्या दिया हुआ है, चार्ज कैरियर Q, ये आपके पास E की जगह Q लिख देते हैं। तो मेरा बेटा अब मेरे पास जो फॉर्मूला हो गया I का N एज इट इज रहा, एरिया मैंने ऊपर निकाला है C मल्टीप्लाई बाय A, तो यहाँ पे C मल्टीप्लाई बाय A लिख देते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा है B अपॉन T, तो यहाँ पे B अपॉन T लिख देते हैं, B अपॉन T, और चार्ज की जगह E के बजाय Q लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये आपके पास जस्ट ABC है, ठीक है। तो A टाइम्स B टाइम्स C, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, A टाइम्स B टाइम्स C, ठीक है। और C टाइम्स A को हमने कहा था एरिया, ठीक है, और ये B भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टोटल चीज आपके पास क्या आ गई, वॉल्यूम, ABC आपके पास वॉल्यूम हो गया। तो मेरा बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं N, और वॉल्यूम हमारे पास था, यूं लिख लेते हैं वॉल्यूम को V, ठीक है, ABC हो गया, और Q आपके पास एज इट इज है, Q डिनोमिनेटर में आपके पास टाइम आ रहा था। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो B आंसर हो गया आपके पास। आगे चलते हैं। The circuit diagram shows two lamps X and Y each connected to a cell, नजर आ रहा है, ठीक है। The current in lamp X is 0.5 एम्पियर, ये इसने लेबल किया हुआ है,
and its resistance 9.6 ohms, ये रही. The current in lamp Y is 3 ampere, ये रहा, and its resistance is 1.2 ohms, ये रही. वो आपसे क्या कह रहे हैं, what is the ratio of power in lamp X divided by power in lamp Y. पावर के आपके पास दो तीन फॉर्मूले हैं. एक है पावर इज इक्वल्स टू वी आई, पावर का दूसरा फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, पावर का तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर. अब हम सिचुएशन को देख के जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है उस हिसाब से आप देखें तो करंट दिया हुआ है 0.5, रेजिस्टेंस दी हुई है, तो हमारे पास पावर का ये फॉर्मूला सबसे सुटेबल है, तो हम ये लगा देते हैं. ठीक है, तो पावर का ये फॉर्मूला हम लगाते हैं तो आपके पास क्या हुआ कि आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर में करंट का स्क्वायर क्या हो गया 0.5 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितनी हो गई 9.6 डिवाइडेड बाय आपके पास लैंप वाई के लिए आई कितना है 3 का स्क्वायर टाइम्स आपके पास रेजिस्टेंस है 1.2. तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 0.22 ए आंसर है. नाउ और आगे चलते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन LDR इज इंक्रीज्ड. ठीक है, तो ये लाइट इंटेंसिटी वो आपसे क्या कह रहे हैं, इंक्रीज की है. लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज की है. ठीक है, हमने लेक्चर में ये पढ़ा था कि लाइट इंटेंसिटी जो होती है, मैं लाइट इंटेंसिटी की जगह L लिख देता हूं, L स्टैंड्स फॉर लाइट इंटेंसिटी. जब आप इंक्रीज करते हैं तो लाइट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ LDR. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ LDR के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी लाइट अप रेजिस्टेंस डाउन, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी. आगे चलते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इज इंक्रीज्ड. अब थर्मिस्टर के लिए देख लेते हैं. थर्मिस्टर का टेम्परेचर आपके पास क्या कह रहे हैं, इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर में TH लिख देता हूं, वो आपके पास डिक्रीज होगी. ठीक है, टेम्परेचर और थर्मिस्टर में रिलेशनशिप क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बिल्कुल इसी तरीके से LDR और लाइट इंटेंसिटी में भी जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. लाइट अप रेजिस्टेंस डाउन, लाइट डाउन मींस लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस अप. सिमिलरली टेम्परेचर के लिए बात कर लो, टेम्परेचर अप, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर डाउन, टेम्परेचर डाउन, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीजेस. तो अब तुम्हारे पास आगे क्या कह रहा है, सवाल देखते हैं. In each case, the current in the component is maintained at constant value. Current constant है. What happens to the potential difference across each component? तो मेरे बेटा आपके पास LDR में, LDR के केस में से क्या कहा, लाइट अप हुई है तो रेजिस्टेंस को डाउन होना चाहिए. और आपको पता है कि अगर सीरीज सर्किट है तो आपके पास रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा. तो C और D ऑप्शन हुआ. उसके बाद थर्मिस्टर में टेम्परेचर अप है, रेजिस्टेंस डाउन, और रेजिस्टेंस डाउन हुई तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा. तो ऑप्शन आपके पास क्या आया, डी. नाउ और आगे चलते हैं. वो आपसे क्या कह रहा है, एन आयरन वायर हैज लेंथ 8 मीटर एंड अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm. द वायर हैज रेजिस्टेंस R. ठीक है, अ सेकंड आयरन वायर मींस दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है. रीजन क्या है, दोनों मटेरियल सेम है, और उसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, लेकिन उसका डायमीटर कितना है आपके पास 1 मिलीमीटर. ठीक है, तो जो आपके पास रेजिस्टेंस आपको मालूम होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वायर. ठीक है, तो जिनको रेशियो से करना आता है वो डायरेक्टली इसका आंसर दे दें, जो रेशियो से नहीं कर सकते वो फिर मेरे साथ यहाँ पे देख लें. तो मेरे बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A. अब हमारे पास क्या है कि दोनों के अंदर केसेस में रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो मैं रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाता हूं, और तो हमारे पास इक्वेशन बनी RA अपॉन L. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई. अब हम RA अपॉन L को रखते हुए आपके पास ये वायर 1 और वायर 2 के लिए हम वैल्यूज प्लग इन करना शुरू करते हैं. तो आपके पास पहले वायर की रेजिस्टेंस उसने R दी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसने क्या कहा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर, और रेडियस को अगर मैं डायमीटर में लेकर जाऊं तो पाई D स्क्वायर अपॉन 4. तो आपके पास क्या हो गया, पाई डायमीटर कितना है 0.5
मिलीमीटर के लिए 10⁻³ लगाया आपने, और इसका स्क्वायर पाई डी स्क्वायर और अपॉन 4 ऐसे रखा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास लेंथ रख रहा है, और लेंथ कितनी है आपके पास 8 मीटर्स की, तो ये 8 ही आ रही है। अच्छा, ये में लग रहा है जगह कम पड़ेगी, तो इसको इधर लेकर आ जाओ। ये हमारे पास स्टोरी हो गई किसकी, वायर एंड आयरन वायर ऑफ लेंथ 8 मीटर। अब आपके पास सेकंड वायर जो है उसकी रेजिस्टेंस हमें निकालनी है। आई कॉल्ड इट आर डैश टाइम्स एरिया का फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डायमीटर कितना है 1.0 टाइम 10⁻³ इसका स्क्वायर अपॉन 4 आपके पास एज इट इज आया, डिवाइड बाय लेंथ कितनी दी हुई है आपके पास 2। ये अब मेरा बेटा कैंसिलेशन शुरू कर देते हैं। पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, ठीक है, और आपके पास 10⁻³ भी दोनों साइड पे चला जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी, तो आपके पास 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, और ये आपके पास 2 1s are 2, 2 2 4s are 8, ये आ गया आपके पास, तो R/16 इसका आंसर हुआ। ठीक है, यानी ए आंसर है। आगे चलते हैं। A cell with constant EMF is connected across a fixed resistor. ठीक है, over time the internal resistance of the resistance cell increases. कह रहे जी आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस वक्त गुजरने के साथ साथ बैटरी की बढ़ गई। विच चेंज अकर, उससे क्या होगा, विच चेंज अकर उससे क्या होगा, एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंक्रीजेस। ठीक है, तो भाई जब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगी तो उससे होगा ये, एक चीज तो आपको पता है कि मोर लॉस्ट वोल्टेजेस, ज्यादा वोल्टेज मोर लॉस्ट वोल्ट्स लिख देते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम पिक्चर बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से है भाई कि आपके पास ये एक सेल है वो बहुत सीधा सा, और ये आपके पास उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर आ गई, और ये बैटरी आपके पास ईएमएफ थी। ठीक है, और वो ये आपसे कह रहा है कि ये सेल जो है हमारे पास किससे कनेक्टेड है, ये हमारे पास एक फिक्स्ड रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, और ये बेसिकली एक सीरीज सर्किट है। ठीक है, और इन्होंने आपको क्या कहा कि आपके पास जो है ठीक है भाई, ये आपके पास सारी सिचुएशन है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो पहले वाले उसके अंदर क्या कह रहा है कि अ डिक्रीज इन द चार्ज ऑफ ईच चार्ज कैरियर, कह रहे हैं कि चार्ज कैरियर का चार्ज कम हो जाएगा। मेरा बेटा अगर आपको याद हो एक इक्वेशन, और वो क्या थी, वो हम यहां लिखते हैं I is equals to Q upon T। सीरीज सर्किट है, करंट कांस्टेंट है, Q को हम तोड़ते हैं NE upon T के अंदर। ठीक है, बल्कि इसको जरा मैं उठा के यहां नीचे लेकर आ जाऊं, क्या हो गया, यहां लेकर आए थे। ठीक है भाई, तो ये आपके पास I is equals to NE upon T। तो N अपॉन T नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ये डिक्रीज होता है। E की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होती है 1.6 10⁻⁻19। ए ऑप्शन में कह रहा है कि ये वैल्यू डिक्रीज होगी, अ डिक्रीज इन द चार्ज ऑफ ईच चार्ज कैरियर, तो ये आपके पास गलत है। बी देखते हैं, अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड अक्रॉस द सेल, कह रहे हैं कि आपके पास डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड अक्रॉस द सेल का मतलब क्या हुआ, टर्मिनल पीवी डिक्रीज होगा। बात ऑब्वियस है, जब आपके पास इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई मेरा बेटा, ठीक है, तो आपके पास मोर लॉस्ट वोल्ट्स इनसाइड द बैटरी, लेस वोल्टेज अवेलेबल एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो आपके पास टर्मिनल पीडी डिक्रीज करेगा,
तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये पहले हम यहां से कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। सी देखते हैं, एन इंक्रीज इन द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इन द फिक्स्ड रेजिस्टर। भाई जब आपके पास करंट भी कम हो गया और आपके पास वो भी कम हो गया, वोल्टेज भी कम हो गया, तो आपके पास ज्यादा एनर्जी कैसे डिसिपेट होगी। और उसके बाद क्या है, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स लीविंग द सेल, ये भी बेकार की बात है। ठीक है, तो आपके पास बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ उसके बाद 36, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। व्हाट आर दोस क्वांटिटीज? यार ये इतनी दफा रिपीट हो चुका है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, और किरचॉफ सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो आपके पास आंसर हो गया ए। नाउ और आगे चलते हैं। A potentiometer circuit is used to determine the EMF EX of a cell. कोई सेल है EX, उसकी आपके पास EMF फाइंड आउट करना है। ठीक है, The circuit includes a second cell of known EMF and negligible resistance and a uniform wire of resistance PQ of known length. EX is less than E naught. Obvious सी बात है। ठीक है बेटा, ये तो अच्छा आगे देखते हैं। द मूवेबल कनेक्शन J कैन बी पोजिशन्ड एनीवेयर अलोंग द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, विच सर्किट इज सुइटेबल फॉर डिटरमाइनिंग EX। अच्छा भाई, ये पोटेंशियोमीटर का जब चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, नॉट चैप्टर, टॉपिक पढ़ाया था, तो उस वक्त सारी डिटेल बताई थी। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपके पास इसमें आपने ख्याल रखना होता है कि आपका जो ड्राइवर सेल है, यहां पे उसने ड्राइवर सेल का नाम क्या दिया है, E नॉट। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, ड्राइवर सेल। ठीक है, तो भाई ये लिख लेते हैं ड्राइवर सेल। नाउ और आगे चलते हैं। तो आपके पास ये ड्राइवर सेल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए टेस्ट सेल से, जो कि उसने यहां पे बता दी है। अच्छा, तो ये आपके पास ड्राइवर सेल यहां पे ऊपर लगा हुआ है। बी में देखें तो ड्राइवर सेल ऊपर लगाया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बी आपका गलत हो गया। अच्छा, सी में आपके पास अच्छा चलो पहले एक चीज देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपके पास क्या है कि आपके पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है ड्राइवर सेल का और टेस्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड पे होना चाहिए। यानी अगर यहां पे ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर भी पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक साइड पे होने चाहिए। तो ए आपके पास गलत हो गया इस वजह से। अब सी देख लो, तो सी में तुम्हारे पास यस पॉजिटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है, बिल्कुल सही है सी बात। बी के अंदर देखते हैं, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बी में ये बात सही है। डी में देखते हैं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, या इन अदर वर्ड ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये। अच्छा, बी में गलती क्या थी कि बी के अंदर आपके पास ऊपर उन्होंने टेस्ट सेल लगाया हुआ है जिसका वोल्टेज कम है। ठीक है, ड्राइवर सेल का वोल्टेज हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तो बी इस वजह से गलत हो गया। अब तीसरी चीज, सी में आप देखें तो सी आपके पास इसलिए कैंसिल हो रहा है कि इन्होंने जो गैल्वानोमीटर लगाया है वो आपके पास किधर लगाया है, वो आपके पास लगाया है ड्राइवर सर्किट के अंदर, जबकि आप गैल्वानोमीटर लगाते हैं उस जगह पर जहां पर आप सेल का ईएमएफ मेजर कर रहे होते हैं। तो सी इसलिए आपके पास गलत हो गया। अब डी को देख लेते हैं, तो डी जो है आपके पास ये रहा, यस ये ड्राइवर सेल है ई नॉट, ये आपके पास गैल्वानोमीटर हो गया और ये आपके पास टेस्ट सेल हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों मैच कर रहे हैं, तो आपके पास ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ए। Now, in an experiment to an alpha scattering, alpha particles are directed at a thin gold foil. ठीक है, ये हुआ था। आगे क्या कह रहे हैं, most of the alpha particles straight through the foil. बिल्कुल सही बात है, ये यही हुई थी बात। ठीक है, most of the alpha particles went straight through. ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, और डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल, यस
कुछ छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए थे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय अ लार्ज एंगल। यस, ये भी हुआ था, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। A small number of the particles are deflected by a large angle। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये पॉइंट इसने बताया और एक हमारी ये ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो हमारे पास क्या पॉइंट है, कैन नॉट को हमने हाईलाइट करना है। एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। यस, ये पहले वाला जो पॉइंट था इससे ये बात पता चली थी, तो ये करेक्ट है। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये पॉइंट नंबर 2 से हमारी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, डिडक्शन थी, डिड्यूस किया था हमने। ठीक है, अच्छा, सी द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन। नहीं, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी इस एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में जो डिस्कवरी हुई थी वो ये थी कि भाई न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, बस। अब वो प्रोटॉन होता है या क्या होता है ये नहीं होता। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 से पता चला था। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, सी। नाउ 39, फोर न्यूक्लियाई आर रिप्रेजेंटेड बिलो। ठीक है, ये ठीक है। Which statement about these nuclei is correct? अच्छा, an uncharged atom of element Q has 24 orbital electrons. Q आखिर में लगा हुआ है। ठीक है, तो Q के अंदर क्या कह रहे हैं, 24 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 13 प्रोटॉन्स हैं तो 13 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। न्यूक्लियाई G and M आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप का मतलब क्या है, सेम प्रोटॉन नंबर। G और M का प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए। तो G और M को देखें तो नीचे प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है, G का प्रोटॉन नंबर है 15 और M का प्रोटॉन नंबर है 12, तो आपके पास सेम प्रोटॉन नंबर नहीं है, तो बी भी आपके पास गलत हो गया, 2 गलत हो गए। तीसरे पे आ जाइए आप, when E absorbs a neutron। अच्छा, E न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा and then emits an alpha particle। ठीक है, E में न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा और EM बन जाएगा। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं इसकी, यहां लिखते हैं। आपके पास क्या है, E, उसने क्या कहा, न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, 1 और 0, और आपके पास निकलेगा क्या, उसने कहा अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा का स्ट्रक्चर क्या होता है, 4 और 2, ठीक है, और E कन्वर्ट हो जाएगा M के अंदर। अब E की आपके पास कॉन्फ़िगरेशन उसने क्या दी हुई है, 28 और 14, सही है, और M की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 25 और 12। अब चेक करते हैं इक्वेशन बैलेंस हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे 28 प्लस 1 29 मास नंबर है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मास नंबर भी 25 प्लस 4 29 हो गया। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोटॉन नंबर 14 है और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे प्रोटॉन नंबर 14 है, तो यस आपके पास सी जो है वो करेक्ट आंसर है। डी चेक कर लेते हैं, व्हेन M emits a बीटा पार्टिकल। अच्छा, M ट्रांसफॉर्म इनटू Q, इसकी इक्वेशन लिख के देख लेते हैं भाई। आपके पास कह रहा है M था और उसने क्या किया, बीटा पार्टिकल एमिट किया, तो 0 माइनस 1 प्लस M कन्वर्ट हो गया Q के अंदर। ठीक है भाई, अब M की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 25 12 25 और 12, और Q की आपके पास क्या है, 24 13 24 और 13। इक्वेशन देखते हैं बैलेंस करती है। 25 मास नंबर है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे 25 है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे 24 है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो डी गलत हो। द लास्ट वन,
A neutron is composed of one up quark and two down quark. सही है. When neutron decay to a proton, a beta particle is emitted. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो जो बीटा निकलता है वो बीटा माइनस होता है, नॉट बीटा प्लस. ठीक है, ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए. अच्छा, आगे चलते हैं. What is the charge in the quark structure of the neutron due to the emission of the beta particle? और नीचे ब्रैकेट में उसने क्या लिखा है? The symbol for a neutrino is VE and for antineutrino is VE bar. तो पहले जो इसने ये बात स्टेटमेंट दी उसी को हम लिख लेते हैं. उसने क्या कहा कि न्यूट्रॉन डीके टू अ प्रोटॉन एंड अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड. तो इसको हम ये लिखते हैं कि आपके पास न्यूट्रॉन था, वो कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, और आपके पास बीटा माइनस आपके पास एमिट आउट हुआ. अच्छा बेटा, बीटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन आपके पास निकला है. तो एक चीज याद रखिएगा, अगर पार्टिकल एमिट आउट हुआ है तो उसके साथ जो पेयर बनता है पार्टिकल का एंटी पार्टिकल के साथ बनता है. तो देखो तुम्हारे पास अगर ये बीटा माइनस है, ठीक है, तो ये पार्टिकल है, इसका पेयर बनेगा एंटी पार्टिकल के साथ, एंटी न्यूट्रिनो के साथ. समझ में आ रही बात? अगर तुम्हारे पास बीटा पॉजिटिव एमिट आउट होता, ठीक है, तो बीटा पॉजिटिव इज एन एंटी पार्टिकल, ठीक है, विच इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन, तो उसके साथ पार्टिकल का पेयर बनता, जैसे ये बना हुआ है न्यूट्रिनो. ठीक है, तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन आपके पास निकला है. तो इलेक्ट्रॉन जो है यानी बीटा पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, तो इसके साथ जो पेयर बनेगा वो एंटी पार्टिकल का बनेगा, यानी VE, और उसके ऊपर बार लगेगा. अच्छा, अब न्यूट्रॉन उसने खुद कह दिया, तो बहुत आसान सवाल है कि न्यूट्रॉन बना है 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क से. तो अब आप ये भी लिख लीजिए, ये क्या हुआ भाई? 1 अप, तो मैं U, ठीक है, जानबूझ के एक कलर में चेंज कर रहा हूं, UD और D. ठीक है, और उसके बाद प्रोटॉन आपके पास उसने बताया है, प्रोटॉन नहीं बताया. ठीक है, तो प्रोटॉन आपके पास बनता है U और ब्लू कलर से D प्लस बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो. तो अब बेसिकली बेटा अगर तुम यहां गौर करो तो तुम्हारे पास क्या हुआ है? एक डाउन क्वार्क कन्वर्ट हो गया है एक अप क्वार्क के अंदर. ऐसे ही हुआ है ना, ये देखो, ये डाउन क्वार्क था, ये अप क्वार्क में कन्वर्ट हो गया. तो अगर हम इसको बिल्कुल अलग से लिख लें तो एक डाउन क्वार्क कन्वर्ट हुआ एक अप क्वार्क में, एक बीटा माइनस यानी इलेक्ट्रॉन निकला और एक एंटी न्यूट्रिनो निकला. तो ये आपके पास बेसिकली इक्वेशन है. तो आंसर क्या हुआ आपके पास? बी. ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा जून 2022 सीरीज का पेपर 1 वेरिएंट 2 खत्म हुआ, और यहां पे हम खत्म करते हैं अपनी वीडियो.